नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है साथियों, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। शब्द कौन सा है? कवि शब्द। अब कवि शब्द में कौन सी है? तो देखो, कवि कोई एक नहीं है, किसी एक विशेष का नाम नहीं है, तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। ना ही यहाँ पे कोई भाव है तो भाव भी नहीं होगी। द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें द्रव्य भी नहीं होगा। कवि में कौन सी हो जाएगा? जाति, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर किसी जाति विशेष का बोध करवा रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि चौथा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 देखो, साखी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा। साखी जो शब्द है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तत्सम, तद्भव ये पढ़े होंगे आपने। इसका तत्सम रूप क्या होगा? साक्षी, सखी, शिक्षा या सीख। तो देखिए, साखी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा साक्षी। याद रखना, साखी का तत्सम हो जाएगा साक्षी, यानी कि पहला विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है। अच्छा प्रश्न है साथियों। अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु। तो द्विगु में क्या होता है? पहला जो शब्द है वो संख्यावाची होता है, फिर संज्ञावाची होता है, ये नहीं होगा। कर्मधारय में विशेष्य, विशेषण, उपमान, उपमेय होते हैं, वो भी यहाँ पे नहीं है। तत्पुरुष में जो कारक होते हैं विभक्ति सहित वो आते हैं, ठीक है, जहाँ पे विभक्ति का होता है प्रयोग, वो तीनों ही नहीं होंगे। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे होगा साथियों अव्ययभाव। कैसे? अव्ययभाव में अक्सर होता क्या है, जो पहला शब्द होता है वो क्या रहता है साथियों? पहला शब्द है हमेशा उपसर्ग या अव्यय रहता है। कौन सा? पहला शब्द। पहला शब्द उपसर्ग या अव्यय रहता है। अब अनुरूप में जो अनु है ये क्या है? ये एक उपसर्ग है, तो इसका मतलब यहाँ अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, ऋजुता का सही विलोम है। देखो, जो ऋजुता शब्द है, अब देखो ऋजुता का अर्थ आना चाहिए, तो ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, ठीक है, ये इसका अर्थ है भाई, सरलता या सीधापन, है ना, कह सकते हैं। ये तो इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है विलोम। विलोम मतलब एकदम विपरीत, उल्टा, ठीक है। अब सीधापन और सरलता का विलोम पूछे तब तो आप बताओगे तिरछापन। यहाँ पूछा है ऋजुता का सही विलोम, तो ऋजुता का सही विलोम हो जाएगा वक्रता। तीसरा विकल्प सही उत्तर होगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 5 पे। इनमें से कौन सा अव्यय शब्द है? अव्यय शब्द पूछा है साथियों, ठीक है। तो देखिए अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, काल, वचन, पुरुष आदि के आधार पर एक समान रहे, बदले नहीं, है ना। जो लिंग, वचन, काल, पुरुष इनके आधार पर बदलते नहीं हो, परिवर्तित नहीं होते हो, इनको कहते हैं अव्यय शब्द। या उन्हीं को और क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अविकारी शब्द। ए विकारी, ए यानी नहीं, विकार यानी परिवर्तन नहीं हो। तो व्यवस्था, चित्रकार, समाज, इनमें तो या तो आप लिंग बता सकते हो या एक वचन से बहुवचन बना सकते हो, लेकिन जो एक शब्द है ना, ये एक है ना, ये क्या है? ये एक प्रकार का अव्यय शब्द है, ठीक है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर रहेगा, प्रश्न संख्या 5। आगे चलिए प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किस विकल्प में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है पूछिए, ठीक है। यानी कि 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक ऐसा विकल्प दे रखा है जिसमें प्रत्यय नहीं है, बाकी 3 में प्रत्यय है। तो देखो पशु मोह, तो यहाँ पे ओ प्रत्यय आ गया। बांग्लादेश में यहाँ पे क्या आ गया भाई? यहाँ पे तो ई प्रत्यय आ गया, यहाँ पे ओ प्रत्यय आ गया, ठीक है। सामाजिकता, तो समाज प्लस इक, तो यहाँ पे 2 प्रत्यय है, एक इक आया है और एक ता आया है, ठीक है। इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय है। यहाँ पूछा प्रत्यय रहित कौन सा है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है,
तो वो शब्द है सीधा सा है पीढ़ी, है ना। पीढ़ी से फिर पीढ़ियों बन सकता है, यों प्रत्ययों का करते हैं ना तब पीढ़ियों बन सकता है, लेकिन पीढ़ी में कोई प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ, यानी कि दूसरा विकल्प सही उत्तर रहेगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 7 पर, निम्न में से दंत्य व्यंजन कौन सा है। दंत्य व्यंजन आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान के आधार पर ना, तो दंत्य व्यंजन की एक ट्रिक है, वो क्या है, वो है लर्तु लसानाम दंत्य है, ये ट्रिक लर्तु लसानाम दंत्य है, ठीक है, ये ट्रिक है। यानी कि जो लरी स्वर होता है संस्कृत में होता है वो दंत्य व्यंजन रहेगा। तू वर्ग यानी कि त, थ, द, ध और न, ते वर्ग के जो पांचों अक्षर रहते हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो ल आएगा वो आएगा, और से जो साइकिल का होगा वो भी आएगा। तो इसमें देखो कौन सा, इसमें ये दे रखा है, ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, दंत्य व्यंजन। चे कौन सा हो जाएगा, चे किस में आएगा, इच्चु यस्वानाम तालव्य, तो चे तो हो जाएगा जिसका तालु से करेंगे। ऊ किस में आ जाएगा, उपोदमान या ओष्टो, तो ये आ जाएगा ओष्ट से करने वाला उच्चारित। टे किस में आएगा, रीटू रसणाम मूर्धा, मूर्धा में आ जाएगा। तो यहाँ पे दे होगा वो आ जाएगा दंत्य व्यंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के लिए। प्रश्न संख्या 8, शिक्षक शब्द में प्रत्यय है, शिक्षक शब्द इसमें प्रत्यय कौन सा है, क प्रत्यय, अक प्रत्यय, अक्षक प्रत्यय या आक प्रत्यय। तो देखो शिक्षक, शिक्षक में धातु क्या आई, शिक्ष, ठीक है, शिक्ष धातु आई और प्रत्यय कौन सा लगा है, प्रत्यय लगा है अक प्रत्यय, ठीक है, यानी कि दूसरा विकल्प यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 9 में, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग पूछा है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग है, बाकी 3 में नहीं है। लेखक में देखूं तो धातु पूछा ना लेखक में कौन सी है, तो लिख है, लिख प्लस अक, ये अक क्या है, ये अक पढ़ते हैं, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। अपनापन में अपना प्लस फिर पन लग जाएगा प्रत्यय के रूप में, इसमें भी नहीं है। लिखाई में लिख प्लस आई, ठीक है, ये आई भी प्रत्यय हो जाएगा, इसमें भी नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष शब्द को देखूं तो क्या हो जाएगा, इसमें प्रति प्लस अक्ष, ठीक है, अक्ष यानी दूरी, तो प्रति, ये प्रति क्या है, ये उपसर्ग है भाई, है ना, तो चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है, शब्द कौन सा दे रखा है, निषिद्ध, इसका विलोम पूछा है ना। निषिद्ध का मतलब होता है जो गलत हो, यानी कि जिसे अनुचित कह सकते हैं, जिसे निषेध कह सकते हैं, तो ये दोनों जो समान आ रखे हैं ना, न्यून होगा नहीं, ठीक है, अनुचित और निषेध ये तो इसके अर्थ हो गए, है ना। निषिद्ध मतलब अनुचित, तो निषिद्ध का अनुचित होगा, तो अनुचित का फिर क्या होता है भाई, अनुचित का क्या होता है विलोम, उचित, तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा, निषिद्ध का उचित भी सही रहता है, इसके अलावा विहित भी सही रहेगा, यानी दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 10 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 11वें पर, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, ये पुरलिंग, रह कहाँ पे है, आप उच्चारण गलत कर देते हो, पुल्लिंग होता है, ठीक है। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है पूछा है, तो देखो सूर्य, सूर्य शब्द पुल्लिंग है, शनि भी पुल्लिंग है, शुक्र भी पुल्लिंग है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर, अब देखो अपने अक्ष पर घूमती है या फिर क्या करोगे, घूमता है, बताओ, घूमती है या घूमता है, घूमता है गलत है, घूमती है सही है, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है, तो तीसरा विकल्प सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 12वें में, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, जो दीर्घ संधि है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा है। 3 इसके उदाहरण आएंगे। अब देखिए जैसे वीरोचित को देखता हूँ सबसे पहले, कैसे बनेगा, वीर प्लस उचित, रे में क्या है, अ है, ए के बाद क्या आया है, ऊ, फिर बना क्या, ओ बन गया, रे का क्या बन गया, रो बन गया, ये ए प्लस ऊ बराबर ओ कौन सी संधि हो गई, ये गुण संधि हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, यही इसका उत्तर होगा। बाकी देखें सावयव क्या बनेगा, से प्लस अवयव, ये तो इसका उदाहरण है। गीतांजलि गीत प्लस अंजलि, और देवालय देव प्लस आलय, ठीक है, तो पहला विकल्प आपके सही उत्तर रहेगा। आगे चलिए प्रश्न संख्या 13वें पर,
नमक मिर्च शब्द में कौन सा समास है? इस चिन्ह से पता चलता होगा। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस चिन्ह को बोलते हैं योजक चिन्ह। ये किस समास में प्रयुक्त होता है? द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व समास में प्रयुक्त होता है। इसका विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह हो जाएगा नमक और मिर्च। जब विग्रह करते हैं तो ये योजक चिन्ह हट जाता है और बीच में क्या आता है? या आ जाता है, तथा आ जाता है, और आ जाता है, अथवा आ जाता है। तो नमक और मिर्च ये द्वंद्व समास। लेकिन इस योजक से आप जरूर नहीं है कि इसमें द्वंद्व हो। क्यों? जैसे एक उदाहरण देता हूँ, फिलहाल यहाँ चौथा विकल्प सही है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, इसको हटा के। उदाहरण है भाई, ये रहा, जैसे काली मिर्च लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या लिख दिया? काली मिर्च। यहाँ पर भी योजक चिन्ह है, तो क्या द्वंद्व करोगे? नहीं, क्योंकि विग्रह हो ही नहीं रहा है भाई, काली या मिर्च नहीं, दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों अलग नहीं हो रहे। अब देखो, इसमें हो जाएगा काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी कि वहाँ पे फिर कर्मधारय समास प्रयुक्त होता है। फिलहाल हम बात कर रहे थे नमक मिर्च शब्द की, इस शब्द की कर रहे थे, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास, चौथा विकल्प सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 14 पर। इनमें से कौन सा अरण्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अरण्य शब्द ये रहा, अरण्य है ना। इसका पूछा है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पर्यायवाची एक नहीं है, बाकी तीन है। तो अरण्य का विपिन भी होता है, कानन भी होता है, वन भी होता है। इसके अलावा एक जो कांतार शब्द है साथियों, क्या? कांतार, वो भी अरण्य का ही है। इसके अलावा जंगल भी अरण्य को ही तो कहते हैं, है ना। विपिन, कानन, वन, कांतार, जंगल, ये अरण्य इसके है। लेकिन जो खंड है ना, वो खंड इसका नहीं है। खंड के क्या हो जाएंगे? खंड का हो जाएगा जैसे अवयव, ठीक है, टुकड़े, हिस्से, इसका आ जाएगा। दूसरा विकल्प आपके सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 15 में। से के द्वारा किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? ये कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा आपको, दे क्या रखा है? से या के द्वारा, किस में आएगा? पहले तो देखो से किस में आता है। अब संबंध कारक में तो हो जाएगा का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसको हटाऊंगा। संप्रदान कारक में हमेशा दो आते हैं भाई। क्या आते हैं? एक तो आएगा को तो भाई कर्म कारक में भी आता है ना सर, हाँ। लेकिन संप्रदान में जब आएगा, जब हम एक प्रकार से जो स्थायी रूप से दान दे देते हैं उसमें, है ना। जैसे मैंने भिखारी को वस्त्र दिए, कपड़े दिए, है ना, तो मतलब दान किया, तो वहाँ पे को में संप्रदान आएगा। ठीक है, और के लिए तो इसकी विभक्ति है ही, है ना। राम माँ के लिए दवाई लाया, ठीक है, तो ये भी हट गया, दो विकल्प हटा दिए हमने। अब अपादान और करण दोनों में ये से विभक्ति लगती है। ठीक है, से विभक्ति इसमें भी लगती है और इसमें भी लगती है। लेकिन से के बाद अलग होना अर्थ में आ जाए, अलग होना अर्थ में आ जाए, तब क्या करोगे आप? अपादान करते हो। लेकिन यहाँ पे है के द्वारा, से या के द्वारा। जैसे मैं बस से जयपुर गया, तो मैं बस के द्वारा गया, वहाँ पे करण कारक होगा, दूसरा विकल्प सही। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 16 में। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? जो संज्ञा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार ये प्रश्न क्या है कि पूछा जा चुका है किसी टेट एग्जाम में, तो वहाँ से उठाया मैंने ये प्रश्न। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? राम, यमुना, पटना, इन तीनों में क्या आ जाएगी? इन तीनों में तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार है भाई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार है ना। लेकिन संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो पूछा, तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का नाम, तो मतलब संज्ञा अर्थात नाम। तो चौथा विकल्प सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 17 में। तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ है। तू डाल डाल और मैं पात पात, है ना, इसका सही अर्थ बताइए क्या है? तो खतरा उठाना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, भयंकर स्थिति में होना, या अत्यधिक मेहनत करना। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ, मतलब चालाकी सामने से आ रही है तो आप इसका जवाब चालाकी से ही देना। दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 17 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 18 पर। समष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द होता है ना, उल्टा। तो देखो समष्टि, समष्टि का क्या होगा? पुष्टि, अशिष्ट, व्यष्टि या विशिष्ट। समष्टि का हो जाएगा व्यष्टि।
व्यष्टि मतलब जैसे व्यष्टि का मान लो एक व्यक्ति होता है, व्यष्टि का जैसे व्यक्ति हो जाएगा तो समष्टि का अर्थ हो जाएगा समाज, तो व्यक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, समाज। तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 19 पर। पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? शब्द क्या है पर्णकुटी, इस शब्द में कौन सा समास है पूछा। तत्पुरुष, द्विगु, अव्ययभाव, द्वंद्व। देखो द्वंद्व तो कहीं दिख नहीं रहा, अव्ययभाव भी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसमें पहला जो शब्द या पद है वो उपसर्ग या अव्यय रहेगा। यहाँ पर तो पर्ण है पहला शब्द जो उपसर्ग भी नहीं है अव्यय भी नहीं है, दो विकल्प हटा दिए। द्विगु में पहला संख्यावाची रहता है, यहाँ पर भी नहीं, सीधी सी बात यहाँ तत्पुरुष है, और तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है वो बता रहा हूँ। देखो पर्णकुटी यानी कि पर्ण से बनी कुटी, पर्ण से बनी कुटी, या कह सकता हूँ पत्तों से बनी कुटिया। पत्तों से बनी यानी कि वो से क्या है, माध्यम है, या पत्तों के द्वारा। तो अभी अभी एक प्रश्न में हमने देखा कि से या के द्वारा किस कारक में आते हैं, करण कारक में। तत्पुरुष में मैंने पहले ही बता दिया कि कारक ही चलेंगे, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये जो महाशय शब्द है ना, ये किस में आ जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है, इसका आपको स्त्रीलिंग रूप बताना है। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा। महासिनी, महाशयी, महाशया, महाशयिनी। महाशयिनी नहीं, अलग लग रहा है, महासिनी भी नहीं। महाशयी का महाशय जो शब्द है इसका या तो ये होगा महाशयी या फिर महाशया, इन दोनों में से एक होगा। अब ज़्यादातर बच्चे महाशयी बताएंगे, लेकिन ये गलत है, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाशया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 21 पर। वह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान पूछा है। अब ध्वनि कौन सी है भाई, ध्वनि है वह। तो देखो ओष्ठ में तो आ जाएगा अक्सर प वर्ग, ठीक है। तालु में आ जाएगा च वर्ग, च छ ज ज, ये है ना। दंत में कौन सा आ जाएगा, ते वर्ग, लट तुलसानाम दंत। ठीक है, यहाँ पूछा है वे, तो वे में सीधी सी बात है वे एकमात्र दंतोष्ट अक्षर होगा। ठीक है, चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 21 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 22, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? निपात भी एक अव्यय का प्रकार है। अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के अभिकारी शब्द होते हैं, लेकिन 5वां और होता है वहाँ पे निपात। निपात यानी कि बल देना। ठीक है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य को देखो, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में फिर जो भी है ना, तो इसमें कौन सा स्वीकारात्मक किसी बात को स्वीकारेगा। जैसे ये काम मैंने ही किया, तो वहाँ पर अगर ही आता है तो वो स्वीकारात्मक निपात होगा। नकारात्मक या निषेधात्मक इसमें नहीं है, दोनों एक समान है। ठीक है, इसमें नहीं आएंगे। बलदायक, तो यहाँ पे भी जोर दे रहा है कि मैं भी यह जानता हूँ, एक मैं ये जानता हूँ या मैं भी ये जानता हूँ, तो बलदायक बल दे रहा है ना, पहला विकल्प सही है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 23 पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये शब्द है सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति या सुसुप्ति। तो इनमें से शुद्ध कौन सा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा आपके विकल्प नंबर 3, ये एकदम शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 24 पे। निम्न में से कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? संधि कौन सी पूछी है? वृद्धि संधि, इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो महोषधि, इसका ये हो जाएगा महाधन औषधि, महाधन औषधि, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। जलोद, जल प्लस ओद, ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदैव में आ जाएगा सदा प्लस एव, ये भी क्या है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की एक पहचान है डबल मात्रा है। ठीक है, ये डबल मात्रा है सब पे, आई या औ की। ठीक है, या तो इसकी मात्रा रहेगी या फिर इसकी मात्रा रहती है। ठीक है, इसमें नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बना है आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, न कि वृद्धि संधि का। तो पहला विकल्प सही है प्रश्न संख्या 24 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 के लिए। प्रश्न संख्या 25 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के प्रथम, वर्ग के पंचम अक्षर या इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? जिनको नाक प्लस मुंह की सहायता से बोला जाता है। नाक प्लस मुंह दोनों की सहायता से जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ये होते हैं वर्ग के
पंचमाक्षर, पंचमाक्षर जानते हो, जैसे के वर्ग का ये हो जाएगा, ड़ बोलते हैं जिसको, ठीक है। चे का ये हो जाएगा, है ना। इसके अलावा टे का ये हो जाएगा, फिर ते का हो जाएगा न, है ना, और पे का हो जाएगा में। ये 5 होते हैं, ये अनुनासिक व्यंजन की श्रेणी में आ जाते हैं, इनको वर्ग के पंचमाक्षर, ठीक है। तीसरा विकल्प सही है। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 26। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए भाई, वन वर्ड। शब्द की वाक्यांश क्या है? प्रश्नावधि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा, यानी किसी प्रश्न है इसके उत्तर की अपेक्षा जो करता है उसे क्या बोलते हैं? उत्तरायणी, उत्तरापेक्षी, उत्तर या उत्तराधिकारी। तो उसे बोलेंगे हम उत्तरापेक्षी। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 के लिए। प्रश्न संख्या 27 देखिए, हेय का विलोम शब्द क्या है? क्या प्रश्न है साथियों? जो हेय है, इस हेय का विलोम शब्द क्या है? देखो देखिए, तो जो हेय शब्द है, हेय का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। महान नहीं होगा, हास्य भी नहीं होगा। अब देखो, हेय का ग्राम्य भी नहीं होगा, ग्राम्य का तो नागर हो जाएगा, ठीक है। महान किसका होता है? विराट, विराट यानी महान, जिसका होता है शूद्र, ठीक है। ये हो जाएगा हेय ग्राह्य का, है ना। ग्राह्य यानी कि ग्रहण करने योग्य। हेय, हेय का अर्थ क्या होता है? त्याज्य, जिसे त्याजा जा सके, ठीक है, त्यागा जा सके। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो बारात तद्भव शब्द है, लेकिन इसका तत्सम क्या हो जाएगा? वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा, बारात। हाथी क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? हस्ती। आंसू तद्भव है और इसका क्या हो जाएगा? तत्सम अश्रु। इन तीनों के तत्सम मैंने बता दिया, ठीक है। अब जो वर्षा है ना, ये तद्भव नहीं है, ये वर्षा क्या है? ये तत्सम शब्द है ना। तो आपको कमेंट में यही करना है, कमेंट में आज का टाइप आपके लिए प्रश्न है कि जो वर्षा शब्द है ये कैसा शब्द है? तत्सम है, ठीक है। तो इस वर्षा का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, पहला विकल्प फिलहाल सही है, प्रश्न संख्या 28। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। प्रश्न संख्या 29 है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? राम घर गया उसने माँ को देखा, ये सरल वाक्य है, ठीक है। इसका हमें एक संयुक्त वाक्य बनाना है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं ना, सरल, मिश्र, संयुक्त। राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल ही हो गया। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, अतः ये संयुक्त वाक्य में लगता है। राम घर गया और उसने माँ को देखा, और भी संयुक्त वाक्य की पहचान है, दोनों संयुक्त वाक्य की पहचान, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन ये वाक्य बैठ नहीं रहा है, राम घर गया इसलिए उसने माँ को देखा, नहीं, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये संयुक्त वाक्य हो गया यहाँ पे। तीसरा विकल्प सही रहेगा। आगे चलते हैं, आज का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा क्या है? सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर कटाना, सिर उठाना। साधारण सी बात है, सिर उठाएंगे मतलब विरोध करना। चौथा विकल्प सही उत्तर है प्रश्न संख्या 30 में। तो साथियों, ये थे हिंदी ग्रामर के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके 30 में से कितना क्या स्कोर रहा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।